नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं DNVGL में काम करता हूं। एक और दिलचस्प टॉपिक मैं लेके आया हूं और वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये टोटल 6 सीरीज़ हैं। पहला एपिसोड था मेंटेनेंस के बारे में, दूसरा जो आज मैं बात करने वाला हूं वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसके बाद है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, उसके बाद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उसका क्या इम्पैक्ट है मेंटेनेंस में, उसके बाद आएगा TPM और लास्ट में आएगा मेंटेनेंस के क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिटेल में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम देखें तो कोविड-19 के टाइम में हम सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें जिससे कि इस बीमारी से हम बच सकें। बहुत से लोग जब मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उस समय उसके अंदर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं जिससे कि उसमें स्क्रैचेस ना आए। बहुत से लोग रेगुलर योगा और प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं जिससे कि हमेशा उनकी मेंटल एंड फिजिकल टफनेस अच्छी रहे। कुछ इसी तरह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी है, जहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे पहले कि कोई इक्विपमेंट ब्रेकडाउन में आए उससे पहले हम कुछ ऐसा काम कर लें कि कंपनी को कम से कम लॉस हो। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पॉसिबल नहीं है कि सभी इक्विपमेंट्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाए, क्योंकि इट इज़ अ कॉस्ट टू द कंपनी। ये एक थंब रूल कहते हैं कि जो हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट है वो हमारी ब्रेकडाउन कॉस्ट से कम होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्रेकडाउन होता है और उसकी कॉस्ट $500 होती है और दूसरी तरफ हम बात करेंगे अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं उसी का, तो उसकी $800 कॉस्ट आती है, तो $300 हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कब हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है और कब हमें सिर्फ ब्रेकडाउन से भी हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या फ्रिक्वेंसी रखनी चाहिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। क्या वो फ्रिक्वेंसी हर महीने होनी चाहिए, 3 महीने में होनी चाहिए, 6 महीने में होनी चाहिए, साल में होनी चाहिए, या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी क्रिटिकलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस मशीन की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बेसिस पे वो डिसाइड किया जा सकता है। अगर हम IATF के 16949 के क्लॉज 8.5.1.5 के बारे में बात करें तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें इस बारे में बताया गया है। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 4 की स्टेप्स होते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। जो पहला स्टेप होता है वो इंस्पेक्शन, दूसरा डिटेक्शन, तीसरा करेक्शन और चौथा पार्ट होता है प्रिवेंशन। जब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो इंटेंट ये होता है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई आने वाली प्रॉब्लम जो आने वाली है उसको हम क्या पहले समझ सकते हैं जिससे कि उन लॉसेस को हम अवॉइड कर सकें। जो दूसरा पॉइंट है वो डिटेक्शन है, वो आइडेंटिफाई करना है क्या क्या पॉसिबल फेलियर्स मशीन के अंदर आ सकते हैं जिससे हम एम्प्लॉय की सेफ्टी का भी ध्यान रख सकें, प्लस इसके अलावा अगर कोई लॉस हो रहा है उसको भी हम टेक केयर कर सकें। जो तीसरा स्टेप है करेक्शन है कि इससे पहले कि कोई बड़ा ब्रेकडाउन आए और काफ़ी समय और टाइम का लॉस हो, उससे बेटर है कि हम जल्दी से कुछ एक्शन ले लें और कोशिश करें कि मशीन हेल्दी कंडीशन में रहे। और जो चौथा स्टेप उसमें है वो प्रिवेंशन है कि कैसे हम ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं कि मशीन के ब्रेकडाउन होने से पहले ही हमें कुछ पता लग जाए और हम पहले कुछ ऐसे एक्शन ले लें जिससे कि मशीन ब्रेकडाउन में ना आए और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन रहें। देन इसके अलावा कई और क्वेश्चंस हैं जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों करना है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों करना है, इसके अगर हम कारण की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें मीन टाइम बिटवीन फेलियर MTBF को बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि जो हमारे ब्रेकडाउन्स हैं वो कम से कम हों। हम चाहते हैं कि जो हमारी मशीन की एक्सपेक्टेंसी है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको हम चाहते हैं बढ़ाना। देन 2 नए वर्ड हैं, मीन टाइम टू मेंटेन एंड मीन टाइम बिटवीन मेंटेनेंस। हम चाहते हैं कि वो भी बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा उतना ही यूज़फुल रहेगा। प्लस हम चाहते हैं कि मशीन हमेशा प्रोडक्टिव रहे। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस कारण से हम चाहते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें करनी चाहिए। देन दूसरा क्वेश्चन है कि हु विल डू द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कौन कर सकता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें जनरली किसी भी एक मशीन के अंदर 5 फैक्टर्स या 5 डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस भी एम्प्लॉय को हम इस काम के लिए लगाते हैं क्या वो कॉम्पिटेंट है उसको करने के लिए, क्या उसको अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। अगर वो है तो ही हमें उस एम्प्लॉय को उस काम के लिए लगाना चाहिए। जो अगला सवाल आता है कि कैसे करना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस।
तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक। तो उन सभी के कुछ ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जो कि वेरी करेंगे मशीन टू मशीन। तो उस चेकलिस्ट को हम बना सकते हैं जहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हर मशीन में क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इसके जो हमें चेक करने हैं। देन दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि उस मेंटेनेंस की एक्टिविटी को करने के लिए किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्या स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे हम कर सकते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट बात है अबाउट क्रिटिकलिटी ऑफ द मशीन। हमें हर मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करनी है, और अगर करनी में है तो ऐसा नहीं है कि सबको हमें 3 महीने या 1 महीने में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। तो जो एक क्रॉस फंक्शनल टीम है, जब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। दैन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू जॉब प्लान। एक पूरा प्रोसीजर बनाया जा सकता है कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, कौन सी एक्टिविटी है जो डेली करनी है, कौन सी वीकली हो सकती है, मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली या ईयरली हो सकती है। जैसे डेली के लिए अक्सर एक शॉर्ट वर्ड यूज़ किया जाए, क्लिट, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग। इसी तरह से बाकी सब स्टेजेस के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकती है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है। देन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो उसका अगर हम कुछ कारण की बात करें तो एक तो है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस करने से। बहुत जगह पे बजट नहीं होता कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी नहीं होती, वो भी एक कंस्ट्रेंट होता है। और कई बार जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसका भी फोकस या उसकी भी एक प्रायोरिटी नहीं होती कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी चाहिए। उनके लिए शायद प्रोडक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर हम टाइमली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा MTBF है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। जो मशीन की डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उसमें स्लो डाउन आएगा, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि एक मशीन शायद 7 या 8 साल में उसका कंप्लीट डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बट अगर हम उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं तो उस डेप्रिसिएशन को हम 10 साल तक ले जा सकते हैं। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल रहेगा। दैन इसके अलावा जो एम्प्लॉय का मोराल है वो इम्प्रूव होता है, जो एम्प्लॉइज़ की सेफ्टी है वो इम्प्रूव होती है, ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है, और प्लस एक प्रेडिक्टेबिलिटी आती है कि हम एश्योर हो सकते हैं कि जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम तक ठीक चलेंगे और उसमें बहुत जल्दी ब्रेकडाउन नहीं आएगा। तो अगर मैं समरी करूं ओवरऑल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, तो मैंने आपको बताया था कि 4 की स्टेप्स हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के: इंस्पेक्शन, डिटेक्शन, करेक्शन एंड प्रिवेंशन। देन उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि हमें क्यों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, कैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, क्या उसका पर्पस है, क्या बेनिफिट है, क्यों हमें उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को करना है, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में जनरली रहते हैं कि क्यों हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना करें, और अगर हम सिस्टमेटिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ये इस 6 की सीरीज़ का सेकंड पार्ट था। जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें मैं आपसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर जो मैंने आपको इस सारा वीडियो बताया है आप डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो नीचे जो एक ब्लॉक है उसमें एक लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस रेगुलरली आपके पास आता रहें तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।